दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस यूपीपीएससी पर। दोस्तों आज से हम इतिहास के लेक्चर आपके लिए शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ के पहले लेक्चर में हम प्राचीन इतिहास के स्रोत देखेंगे और इसी क्रम में हम पूरे प्राचीन इतिहास को कवर करते हुए आधुनिक भारत तक पूरा इतिहास रोचक तरीके से आपको कराएंगे। हम इतिहास को बड़े बड़े पैराग्राफ के बजाय इसे संक्षिप्त और टू द पॉइंट पूरा आपको कवर कराएंगे। दोस्तों इसमें परीक्षा उपयोगी सभी महत्वपूर्ण तथ्य समाहित किए गए हैं। इन्हीं से आपको परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को 2 से 3 बार देखना है और उसके नोट्स बना लेना है। ठीक है, देखते हैं हम तेजी से। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए उपलब्ध स्रोतों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। साहित्यिक स्रोत है और पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। धार्मिक ग्रंथ, पहला धार्मिक ग्रंथों का विवेचन ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा है लौकिक या धर्मेतर साहित्य। दरबारी कवियों की प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे राज तरंगड़ी है, अष्टाध्यायी है, मुद्रा राक्षस है, कर्पूर मंजरी इत्यादि। इसके माध्यम से भी हम अपने इतिहास को जानते हैं। तीसरा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, जिसमें चीनी, अरबी एवं यूनानी या रोमन यात्रियों के वृत्तांत प्रमुख है। यात्रियों के वृत्तांत के माध्यम से भी हम अपने इतिहास को जानते हैं। अब हम धार्मिक ग्रंथ में देखते हैं। इसमें साहित्य समूह और उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। ब्राह्मण साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, अरण्यक, वेदांग, महाकाव्य, धर्मशास्त्र और पुराण है। जैन साहित्य को आगम साहित्य कहा गया है और बौद्ध साहित्य का प्रमुख ग्रंथ जो है वो त्रिपिटक है। ठीक है, अब हम ब्राह्मण साहित्य को देखते हैं। ब्राह्मण साहित्य में निम्नलिखित प्रमुख हैं, जैसे कि वेद, ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि। वेद को देखते हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, पहले से आप इसके बारे में जान रहे हैं। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन थे। इसकी संख्या जो है 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, जिन्हें हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ ये वेदों के परिशिष्ट हैं और इनकी जो शैली है वो गद्यात्मक शैली में है। प्रत्येक संहिता हेतु अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे कि ऋग्वेद हेतु ऐत्रेय और कौशिकी, सामवेद हेतु पंचविश, यजुर्वेद हेतु शतपथ ब्राह्मण और अथर्ववेद के लिए गोपद ब्राह्मण है। इन ब्राह्मणों से तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति का पता चलता है। आगे देखते हैं अरण्यक। जैसा कि नाम से ही पता चला, अरण्यक मतलब जंगल होता है। जो जंगल में लिखे गए ग्रंथ उन्हें हम अरण्यक कहते हैं। इन ग्रंथों में प्राण विद्या, ब्रह्म ज्ञान जैसे गूढ़ दार्शनिक विषयों की चर्चा हमें मिलती है। उपनिषद, इसे वेदांत कहा जाता है। इनकी जो कुल संख्या है मुक्तिकोप उपनिषद के अनुसार लगभग 108 है। यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं, इनकी संख्या कितनी है, 108 है। भाष्य, शंकराचार्य द्वारा 10 उपनिषदों हेतु भाष्य की रचना की गई। कितने उपनिषदों हेतु? 10 उपनिषदों हेतु भाष्य की रचना शंकराचार्य द्वारा की गई है। आकार में सबसे छोटा उपनिषद मांडूक्य उपनिषद है एवं सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपको। इसकी शैली जो है वो उपनिषद ग्रंथ गद्य शैली के प्राचीनतम उदाहरण है, यानी इसकी जो शैली है वह गद्य शैली है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया। सीधा सीधा प्रश्न इस पे बना हुआ है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। आप मांडूक्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद में अंतर देख सकते हैं, ये दोनों अलग हैं। वेदांग देखते हैं। वेदांग देखते हैं, इसकी परिभाषा है वेदों को समझने के लिए रचे गए सूत्र साहित्य को वेदांग कहते हैं। इनकी जो संख्या है वह 6 है, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। इनका प्राचीनतम उल्लेख जो है हमें मुंडक उपनिषद से में प्राप्त होता है। वेदांग का जो प्राचीनतम उल्लेख है वह हमें मुंडक उपनिषद से प्राप्त होता है। महाकाव्य देखते हैं कि रामायण एवं महाभारत को महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है। रामायण देखते हैं। रामायण के रचयिता जो है महर्षि वाल्मीकि जी हैं। रामायण को आदि काव्य कहा गया है व वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। रामायण को 7 कांडों में बांटा गया है। बाल कांड इसमें सबसे बड़ा कांड है और किष्किंधा कांड सबसे छोटा कांड है। प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे रामायण में और बाद में बढ़कर 24,000 हो गए, जिसके कारण इसे चतुर्विंशतिसा सहस्त्री संहिता कहा गया। अन्य उल्लेख देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक में रामायण का उल्लेख मिलता है। इसमें जो है दशरथ को काशी का राजा
बताया गया है। कहाँ का राजा बताया गया? दशरथ जातक में दशरथ को काशी का राजा बताया गया है। ठीक है, रामायण के एवं महाभारत के अनुवाद देख लेते हैं जो अति महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। रामायण का फारसी अनुवाद अकबर के संरक्षण में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा रजनामा नाम से किया गया। याद रखेंगे, महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा नाम से अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। दोनों ही रामायण और महाभारत का दोनों ही फारसी अनुवाद इन्होंने ही किया है। इसकी भूमिका अबुल फजल ने लिखी है और बसावन एवं दसवंत ने इसका चित्रांकन किया है। रामायण के अन्य महत्वपूर्ण अनुवाद भी देख लेते हैं। ई रामावतारम, जिसके लेखक कंबन है, इन्होंने इसे तमिल भाषा में अनुवादित किया है। दूसरा है रंगनाथ रामायण, जिसके लेखक गोना बुद्धा रेड्डी हैं, इन्होंने इसे तेलुगु भाषा में अनुवादित किया है। तीसरा है कृतिवासी रामायण, जिसके लेखक कृतिवासी ओझा जी हैं, नाम से ही आपको पता चल रहा है, इन्होंने रामायण को बांग्ला में अनुवादित किया है। चौथा है जगमोहन रामायण, जिसके लेखक बलराम दास जी हैं, इन्होंने रामायण को ओडिया भाषा में अनुवादित किया है। रामचरितमानस है, जिसके लेखक जो हैं तुलसीदास जी हैं, इन्होंने रामायण को अवधी भाषा में अनुवादित किया है। दोस्तों, यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल है, आप इसे भी फॉलो, और ये हमारा नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें अगर आपको किसी भी प्रकार की ज़रूरत है परीक्षा से रिलेटेड। आगे देखते हैं महाभारत। इसके लेखक वेद व्यास जी हैं। जब 8,800 श्लोक थे तब इसे जय संहिता कहा गया। 24,000 श्लोक होने पर भारत कहा गया और 1,00,000 श्लोक होने पर इसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। याद रखेंगे, बहुत अच्छा फैक्ट है। महाभारत में कुल 18 पर्व यानी 18 अध्याय हैं। भगवत गीता छठे पर्व भीष्म पर्व का भाग है। भगवत गीता किस पर्व का भाग है? छठे पर्व यानी भीष्म पर्व का भाग है। 12वां अध्याय शांति पर्व है, महाभारत का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, इसे राजधर्म पर्व भी कहा गया है। अगर प्रश्न बनता है कि 12वां अध्याय क्या है तो इसे क्या कहा गया है 12वें अध्याय को? तो राजधर्म पर्व भी कहा जाता है। महाभारत का सर्वप्रथम उल्लेख अश्वलायन गृहसूत्र में मिलता है। महाभारत के प्रमुख आख्यान देख लेते हैं, जिसमें नल दमयंती की कथा सबसे बड़ी उपकथा है, शकुंतला की कथा इसी में, और सावित्री की भी कथा इसी में है। ठीक है, पुराण के बारे में देखते हैं। इसके जो रचयिता है पुराण के वो लोमहर्ष जी हैं। मुख्य रूप से 18 महापुराण एवं 29 उपपुराण हैं। प्रथम उल्लेख देखते हैं। पुराण शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में हुआ है। पुराण शब्द का उल्लेख कहाँ हुआ? अथर्ववेद में हुआ है। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है और इसे अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। किसे अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है? तो इतिहास पुराण को अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। इसकी शैली जो है पुराण की भविष्य शैली में ये लिखे गए हैं। अन्य उल्लेख देख लेते हैं। अन्य उल्लेख संगम कालीन महाकाव्य मणिमेखला में भी पुराणों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मणिमेखला में भी पुराणों का उल्लेख मिलता है। मणिमेखला जो है संगम कालीन महाकाव्य है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी पढ़ते चलते हैं। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। महावैवर्त पुराण में कृष्ण एवं राधा का विशद वर्णन है। नारदीय पुराण में बौद्ध धर्म की कड़ी निंदा की गई है। ठीक है, और वामन पुराण में मथुरा नगरी एवं नदिकाओं की कथा का उल्लेख मिलता है। प्रश्न पहले से ही बना हुआ है इन सब पे, मत्स्य पुराण स्कंद पुराण पे, आप इसको याद करते चलेंगे। आगे देखते हैं धर्मशास्त्र के बारे में। धर्मशास्त्र समूह में धर्म सूत्र और स्मृति शामिल है। धर्म सूत्र इसका जो रचना काल है 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। इसका जो विषय है राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधित विषयों का प्रतिपादन करना है। या जो है गद्यात्मक शैली में लिखे गए हैं। प्रमुख धर्म सूत्र है गौतम, बोधयान, वशिष्ठ एवं आपस्तंभ धर्म सूत्र। सबसे प्राचीन गौतम धर्म सूत्र है। इसमें ब्राह्मणों को राज सत्ता से ऊपर दिखाया गया है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ऐसे प्रश्न बनाए गए हैं पहले से ही कि ब्राह्मणों को राज सत्ता से ऊपर किस धर्म सूत्र में दिखाया गया है, तो वह है गौतम धर्म सूत्र। दक्षिण भारत में उत्पत्ति देख लेते हैं तो आपस्तंभ धर्मसूत्र इकलौता धर्मसूत्र है जिसकी रचना दक्षिण भारत में हुई है। किसकी रचना दक्षिण भारत में किस धर्मसूत्र की हुई है? तो वह आपस्तंभ धर्मसूत्र की हुई है। स्मृति या मुख्यतः विधि संबंधी ग्रंथ है। ठीक है, इसकी जो शैली है पद्य शैली में लिखित है। अपवाद स्वरूप केवल विष्णु
स्मृति जो है वह गद्य शैली में लिखित है। प्राचीनतम स्मृति मनुस्मृति है। इस पर प्रश्न पहले से ही बना है, आगे भी बनने की संभावना है। इसकी जो रचना है वो मौर्योत्तर काल में संपन्न हुई। अन्य नाम इसे मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं। टीकाकार हैं भरूच, मेधातिथि, गोविंदराज, सर्वज्ञरायण एवं कुल्लूक भट्ट हैं। अन्य प्रमुख स्मृतियां देखते हैं, जैसे कि याज्ञवल्क्य है, नारद है, कात्यायन है, पराशर है, बृहस्पति स्मृति है, विष्णु एवं देवल स्मृति है। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि नारद स्मृति में ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है। किस स्मृति में ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों को सूचीबद्ध किया गया तो वह है नारद स्मृति। कात्यायन स्मृति में सर्वप्रथम भूमि पर राजकीय स्वामित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। किस स्मृति में भूमि पर राजकीय स्वामित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया तो वह है कात्यायन स्मृति। देवल स्मृति इस्लाम को स्वीकार करने वाले हिंदुओं का शुद्धिकरण कर उन्हें वापस हिंदू धर्म में लाने से संबंधित है। देवल स्मृति हिंदू के शुद्धिकरण से संबंधित है। अब हम बौद्ध साहित्य को देखते हैं। प्राचीनतम बौद्ध साहित्य पाली भाषा में रचित है। किस भाषा में रचित है? पाली भाषा में बौद्ध साहित्य रचित है प्राचीनतम, जिसे त्रिपिटक कहते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन इसे त्रिपिटक कहते हैं। तीनों पिटक के नाम है, पहला है सूक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूक्त पिटक में देखते हैं, यह सबसे बड़ा पिटक है। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा पिटक है बौद्ध धर्म ग्रंथ का सूक्त पिटक। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। महत्वपूर्ण है। बुद्ध के सिद्धांत संवाद शैली में संग्रहित है। इसमें इसे 5 निकाय यानी 5 भाग में बांटा गया है। पहला है दीर्घ निकाय, इसमें राजा एवं राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। दूसरा है मंझिम निकाय, इसमें बुद्ध एवं महावीर तथा बुद्ध व प्रसेनजित की मुलाकात का उल्लेख है। किस निकाय में? प्रसेनजित व बुद्ध व महावीर के मुलाकात का उल्लेख है तो वह है मध्यम निकाय। संयुक्त निकाय पारिवारिक दायित्वों से संबंधित महामंगल सूत्र संकलित है। संयुक्त निकाय में पारिवारिक दायित्वों से संबंधित महामंगल सूत्र संकलित है। अगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। आगे हम वीडियो में आपको 16 महाजनपदों के बारे में भी बताएंगे। अति महत्वपूर्ण है, हमेशा से हर परीक्षा में इन सबसे इस टॉपिक से आपको प्रश्न मिलते हैं। 5वां है खुद्दक निकाय, इसमें जातक कथाएं सबसे प्राचीन भारतीय कथा साहित्य है। थेरी गाथा महिला भिक्षुड़ियों द्वारा रचित है। अगर प्रश्न बनता है कि थेरी गाथा किसके द्वारा रचित है तो यह महिला भिक्षुड़ियों द्वारा रचित है। और धम्मपद प्रमुख हैं। धम्मपद में 423 पाली गाथाएं हैं। विनय पिटक को देखते हैं। विनय पिटक, इसे संघ संबंधी नियमों का संकलन है। इसमें अगर पूछा जाए कि संघ संबंधी नियमों का संकलन किस पिटक में है तो वह है विनय पिटक। मुख्य भाग, विभाग एवं खंडक है। चुगल बग में भिक्षुड़ी संघ की स्थापना का उल्लेख है। किसमें भिक्षुड़ी संघ की स्थापना का उल्लेख है तो चुलबग में है। महाबग में गृहस्थ पुरुषों हित नियमों का संकलन किया गया है। तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म का दर्शन निहित है। महत्वपूर्ण है। रचना मोगलीपुत्तिश ने की है। अभिधम्म पिटक की रचना किसने की है तो मोगलीपुत्तिश ने की है। इसमें पहली बार बौद्ध साहित्य में संस्कृत का प्रयोग मिलता है। किस पिटक में संस्कृत का प्रयोग पहली बार मिलता है तो वह है अभिधम्म पिटक, जिसमें संस्कृत का प्रयोग पहली बार मिलता है। यह जो है किस शैली में लिखी गई है तो प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई है। इतिहास जानने हेतु अन्य ग्रंथ हैं, जैसे दीपवंश, महावंश, मिलिंद पनाहो, दिव्योदान और ललित विस्तार हैं। मिलिंद पनाहो में बौद्ध भिक्षु नागसेन मिनांडर के मध्य संवाद है। अति महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं जैन साहित्य। दोस्तों, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा, जिससे हमारा मनोबल और उच्च हो और हम आगे और भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो बना सकें। जैन साहित्य देखते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है। इसकी जो भाषा है वह अर्धमगधी। अति महत्वपूर्ण है कि इसकी भाषा क्या है तो जैन साहित्य की जो भाषा है वह अर्धमगधी है। प्रारंभिक इतिहास भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र से पता चलता है। आचरांग सूत्र जैन भिक्षुओं के लिए नियम दिए गए। आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के लिए नियम दिए गए हैं। भगवती सूत्र तीर्थकारों की जीवनियाँ दी गई हैं। किस सूत्र में तीर्थकारों की जीवनियाँ दी गई हैं तो भगवती सूत्र में दी गई हैं। और आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के लिए नियम दिए गए हैं। प्रमुख जैन ग्रंथ देख लेते हैं और इसके लेखक देख लेते हैं। पर्वन के लेखक हेमचंद जी हैं पहला। दूसरा कुवलय माला ग्रंथ के लेखक उद्योतन सूरी हैं। आदि पुराण के लेखक जिनसेन जी हैं और उत्तर पुराण के लेखक गुणभद्र हैं। ठीक है।
इसके अलावा हरिभद्र सूर्य द्वारा रचित मूर्खाख्यान, कथाकोश और सम्रादित्य कथा भी प्राचीन इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। लौकिक ग्रंथ देखते हैं कि प्रमुख नाटक जो इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं। गैडवाहो, इसके लेखक वाक्यपति हैं। कन्नौज नरेश यशोवर्मन के विषय में है। विक्रमांक देवचरित, जिसके लेखक बिल्हड़ हैं। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य 6 की बात इसमें की गई है, इनके विषय में है ये। रामचरित संध्याकर नंदी जी इसके लेखक हैं, जिसमें रामपाल जो बंगाल के हैं उनके विषय में यह लिखित है। 9 साहसांक चरित पद्मगुप्त द्वारा रचित है, सिंधुराज जी के बारे में है यह। और पृथ्वीराज विजय जो है ये इसके लेखक जो हैं जयानक जी हैं, पृथ्वीराज तृतीय के बारे में लिखित है। आगे हम विदेशी यात्रियों के वृत्तांत देखते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग हमेशा से इन सब विषयों पे प्रश्न बनाता है। हम आपको वही चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं जिस पर आयोग हमेशा से प्रश्न बनाता रहा है। किसी भी परीक्षा में इस पर प्रश्न बनते ही रहे हैं, तो आप इसको पढ़ते चलिएगा, याद करके चलिएगा। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में देखते हैं। पहले हम चीनी यात्रियों के वृत्तांत को पढ़ते हैं। पहला है फायान, जिसका समय है जो 399 से 414 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन है फायान। दूसरा है वैनसांग 629 से 645 ईस्वी, या हर्षवर्धन का समकालीन है। इसकी जो ग्रंथ है वह CU की है। किसकी ग्रंथ CU की है? तो वैनसांग का ग्रंथ है CU की, याद कर लीजिएगा अच्छे से। तीसरा है सिंह, लगभग 671 ईस्वी। इसके ग्रंथ का नाम है ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन। अरबी यात्रियों के वृत्तांत को देखते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। किताब उल मसालिक वल ममालिक के लेखक इब्न खारदाद में है। सिलसिला अल तवारीख के लेखक जो है सुलेमान जी हैं। तहकीक ए हिंद अल बरूनी द्वारा लिखी गई है, जबकि तबकात ए नासिरी के लेखक मिनहाजुद्दीन सिराज हैं। और रहला पुस्तक के लेखक इब्न बतूता है। फुतुह अल बुल्दान के लेखक अल बलादुरी हैं। ट्रिक से हम याद करेंगे, ई बता तू कहाँ रहला, तो ये हो गए इब्न बतूता की जो पुस्तक है वह रहला है, अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अल बरूनी पहले मुस्लिम विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत सीखी और हिंदू धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा। मिनहाजुद्दीन सिराज द्वारा लिखित पुस्तक तबकात ए नासरी में मोहम्मद गौरी के भारत पर विजय अभियानों का वर्णन मिलता है। किस पुस्तक में मोहम्मद गौरी के भारत पर विजय अभियानों का वर्णन मिलता है? तो वह है तबकात ए नासरी, जिसके लेखक मिनहाजुद्दीन सिराज हैं। अरबी ग्रंथ चचनामा में अरबों द्वारा सिंध पर विजय का वर्णन है। इसका फारसी अनुवाद अबू बकर कूफी ने किया है। किसका? अबू बकर ने फारसी में अनुवाद किया है, तो चचनामा का। ठीक है। अरब यात्री अबू जैद हसन लगभग 916 ईस्वी में भारत में सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। यह पुरुषों के भी सती होने की चर्चा करता है। अबू जैद हसन ने भारत में सती प्रथा का उल्लेख किया, जो कि अरबी यात्री है, और यह पुरुषों के भी सती होने की चर्चा करता है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने लगभग 12वीं सदी में कंग्यूर एवं तंग्यूर नामक ग्रंथों की रचना की है। किसने कंग्यूर एवं तंग्यूर नामक ग्रंथों की रचना की है? तो तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने की है। पुरातात्विक साक्ष्य, अभिलेख और सिक्कों से प्राप्त जानकारी। कहा जाता है कि जहां साहित्य चुप हो जाता है वहां से पुरातत्व बोलना शुरू करता है। स्टुअर्ट पिगट द्वारा पुरातत्व को इतिहास की शाखा कहा गया है। कनिंघम 1871 ईस्वी में गठित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक बने। 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया। 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया। मार्टिन व्हीलर द्वारा भारत में पुरातात्विक उत्खनन में पहली बार वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया गया, महत्वपूर्ण है। कार्बन डेटिंग की खोज जो है बिलर्ड लिब्बी ने की थी। अभिलेख देखते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी एवं प्राचीन लिपियों के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहा जाता है। अशोक के अभिलेख प्राचीनतम अभिलेख हैं जिन्हें पढ़ा जा सकता है। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा इन्हें पढ़ा गया। सोहगौरा ताम्रपत्र एवं महास्थान शिलालेख
भारत में अकाल एवं उससे निपटने के लिए अनाज की व्यवस्था का उल्लेख करने वाले प्राचीनतम उदाहरण हैं सौगरा ताम्रपत्र एवं महास्थान शिलालेख। बोस्रोफेडान शैली में लिखा गया पहला भारतीय अभिलेख अशोक का एरागुडी अभिलेख है। आगे देखते हैं, बांसखेड़ा ताम्रपत्र में हर्षवर्धन के हस्ताक्षर भी उत्कीर्ण है। कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख को भारत का प्राचीनतम प्रचार अभिलेख कहा जाता है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख भारत की प्राचीनतम प्रशस्ति है। इसकी जो भाषा है प्राकृति है। चांदी के पत्थर पर लिखा गया प्राचीनतम अभिलेख मट्टी प्रोलू है। यद्यपि तक्षशिला में भी इसी काल का रजत पत्र मिला है। यमन शब्द का पहला अभिलेखीय प्रमाण प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण नासिक लेख में मिलता है। महत्वपूर्ण है, कनिष्क द्वितीय के आरालेख में उसे सीजर की उपाधि से विभूषित किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के सांची अभिलेख में ग्राम पंचायत का विवरण मिलता है। किस अभिलेख में ग्राम पंचायत का विवरण मिलता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के सांची अभिलेख में ग्राम पंचायत का विवरण मिलता है या पंचमंडली का विवरण मिलता है। भारत का सबसे बड़ा अभिलेख महाराणा राज सिंह का राज प्रशस्त है। इन्हें 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण किया गया है। अश्वमेध यज्ञ का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण धनदेव का अयोध्या अभिलेख है। सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य जो है एरड़ अभिलेख से मिलता है। अगर प्रश्न बनता है कि सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है तो वह है एरड़ अभिलेख। तेलुगु भाषा का अभिलेखों में सर्वप्रथम प्रयोग वेंगी के चालुक्य वंश द्वारा किया गया है। रिद्धपुर एवं पूना ताम्रलेखों को रानी का दानपत्र कहा जाता है। इन्हें वाकाटक रानी प्रभावती गुप्ता द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। गढ़वाल वंश के अभिलेखों में जलकर एवं तुर्क दंडकर का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। आगे हम सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारतीय मुद्राशास्त्र का जनक जेम्स प्रिंसेप को माना जाता है। वहीं भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम सिक्के आहत मुद्राएं हैं। आहत मुद्रा सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने इन्हें पंचमार्क कहा एवं वासुदेव शरण अग्रवाल ने आहत मुद्रा की संज्ञा दी। इनका आकार अधिकांशतः आयताकार है या अधिकांशतः चांदी से बनी, हालांकि कुछ सिक्के इसमें तांबे के भी पाए गए। इन पर किसी प्रकार का लेख नहीं मिलता बल्कि विभिन्न प्रकार के प्रतीक अंकित मिलते हैं। जैसे सूर्य का अंकन अनिवार्य रूप से है या इस प्रकार के त्रिशूल, जानवर के चित्र आदि इस तरीके के मिलते हैं। इस पर कोई किसी भी अक्षर का लेख या मतलब नहीं मिलता है। मौर्य सिक्के भी आहत मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। हिंदी यमन सिक्के देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख उत्कीर्ण कराने की शुरुआत हिंदी यमन शासकों ने की है। अगर देखा जाए कि भारत में किन शासकों ने सर्वप्रथम लेख उत्कीर्ण कराया तो वह है हिंद यमन शासक। इन्होंने सबसे पहले शासकों की आकृति भी सिक्कों पर उत्कीर्ण कराने की परंपरा चलाई। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले हिंद यमन शासक ने चलाए। महत्वपूर्ण है, इनमें यूक्रेटाइडिस की सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं। कुषाणकालीन सिक्के, कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। इनके स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था जो कि 124 ग्रेन के होते थे। कुषाणों ने सर्वाधिक संख्या में ताम्र मुद्राओं को भी जारी किया। गुप्तकालीन सिक्के, गुप्त शासकों ने स्वर्ण सिक्के दिनार कहलाते थे। गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के सर्वाधिक संख्या में मिलते हैं और गुप्त की सबसे बड़ी निधि बयाना राजस्थान में मिली जिसमें 2000 से ज्यादा सिक्के मिलते हैं। कुमारगुप्त ने सर्वाधिक प्रकार एवं सबसे अधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के चलाए। किस शासक ने सर्वाधिक प्रकार के और सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के चलाए? तो कुमारगुप्त हैं। महत्वपूर्ण है, आप ध्यान देते चलेंगे। कुषाणकालीन, गुप्तकालीन और हिंद यमन सिक्के आप अच्छे से देख लीजिएगा किसने क्या कब कैसे किया। पहले सिक्के देखते हैं। सर्वप्रथम करदामक शासक जीवदामन के काल से सिक्कों पर तिथियों के अंकन की परंपरा प्रारंभ हुई। नापान ने महाराष्ट्र क्षेत्र में सबसे पहले रजत मुद्रा जारी की। पश्चिमी शकों के सिक्कों पर यूनानी, खरोष्टी, ब्राह्मी तीनों ही लिपियों का प्रयोग मिलता है। ठीक है, सातवाहन सिक्के देख लेते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए। महत्वपूर्ण है कि किसने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए? तो सातवाहन ने चलाए। सातवाहनों ने चांदी, तांबा, प्रोटीन के भी सिक्के चलाए। इनके सोने के सिक्के नहीं मिलते हैं
अति महत्वपूर्ण है। सातवाहन सिक्कों पर मछली एवं दोहरे मस्तूल वाले जहाज का अंकन मिलता है। सिक्कों से संबंधित परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं हम। यमन शासक मिनांडर द्वारा सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए। हिंद यमन शासक स्ट्रेटो द्वितीय द्वारा भी शीशे के सिक्के चलवाए गए। इसमें जो है सातवाहनों ने सबसे पहले चलाए थे शीशे के सिक्के, याद रखेंगे इस चीज को हम। कुषाणों में विम कटफिशस ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। यमन शासक मिनांडर ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए और कुषाणों में विम कटफिशस ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए। गुप्त शासक में चंद्रगुप्त प्रथम को सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय प्राप्त है। कुषाण शासक विम कटफिशस के सिक्कों पर सर्वप्रथम नंदी एवं त्रिशूल का अंकन मिलता है। हूण शासक द्वारा गधिया सिक्के प्रारंभ किए गए। सबसे पहले हनुमान का अंकन कदम्ब एवं चंदेल शासकों की मुद्राओं पर मिलता है। कदम शासकों द्वारा सोने के आहत सिक्के चलाए गए, इन्हें पद्मटंक मुद्रा कहा गया। तक्षशिला से चांदी की वक्र शलाका मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। चोल शासक राजराज प्रथम के सिक्कों पर मुरलीधर श्री कृष्ण का अंकन है। देखते हैं आगे कि हर्ष के स्वर्ण सिक्कों पर नंदी पर बैठे शिव पार्वती की आकृति उत्कीर्ण है। इसके पहले हमने नंदी एवं त्रिशूल के बारे में पढ़ा, जो कि कुषाण शासक विम कटफिशस के सिक्के हैं, और हर्ष के स्वर्ण सिक्कों पर नंदी पर बैठे शिव पार्वती की आकृति उत्कीर्ण है। हम कंफ्यूज नहीं होंगे इन तरीके के प्रश्नों में। सोने एवं चांदी के प्राचीनतम चोल सिक्के उत्तम चोल के हैं। अदुम्बर एवं पांचालों के सिक्कों पर मंदिरों की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। गुप्तोत्तर काल में कलचुरी नरेश गांगे देव विक्रमादित्य द्वारा स्वर्ण सिक्के चलाए गए। इनके सिक्कों पर पद्मासन में बैठी लक्ष्मी का अंकन किया गया है। अति महत्वपूर्ण है। चौहान वंश की रानी सोमल्ली देवी के अश्वरोही प्रकार के चांदी के सिक्के मिलते हैं। दोस्तों, आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस यूपी पीसीएस से प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए सूचना है, जो भी अभ्यर्थी 2025 मेंस देने जा रहे हैं या 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, अभी से उनके लिए हमारी 2 टेस्ट सीरीज उत्तर लेखन की चल रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यह मॉडल उत्तर है, देख लीजिए किस प्रकार से है, संक्षिप्त में है। या आपको ट्रिक के माध्यम से भी आपको याद कराया, हम बहुत लंबा आपको मॉडल उत्तर नहीं देंगे, जिससे आपको लिखने में भी और याद करने में भी आसानी और परीक्षा में आप अच्छे से अपना प्रदर्शन कर पाएँ। या GS 2 की कॉपी का मूल्यांकन है, देखिए कितनी बारीकी से हमने इसका मूल्यांकन किया है। हम वहीं आपको उसके उत्तर अच्छे से बता देते हैं, जिससे आपके उत्तर लेखन में सुधार हो सके। समीक्षा अधिकारी मेंस 2023 की कॉपी का मूल्यांकन है, पेड से टेस्ट सीरीज में आया है। देखिए, आप देख सकते हैं, इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। दोस्तों, यह हमारा चैनल है, आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक या महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेके रहिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं आपसे। बाय बाय।